Assalamu alaikum जी. I hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. आज के सेशन में हम कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, राज़ीनामा इसको डिस्कस करेंगे कि फ़ौजदारी मुकदमात में किन केसेस में राज़ीनामा हो सकता है, किन में नहीं हो सकता, किन में हमें कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत होती है और कौन ये राज़ीनामा कर सकता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखें, मैंने अपनी लास्ट कई वीडियोस में ये बात डिस्कस की है कि जब भी हमारे पास कोई केस आता है, एफआईआर वगैरह लेके कोई क्लाइंट आता है, और अब देखें अगर गौर करें तो पीपीसी में 500 प्लस ऑफेंसेस हैं और कोई भी हाफिज़ नहीं होता, किसी को भी हर एक सेक्शन के बारे में नहीं पता होगा कि क्या वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, उसका ट्रायल किस कोर्ट में होना है, उस ऑफेंस की सज़ा कितनी है, ये किसी को भी याद नहीं होगा हर ऑफेंस के रिगार्डिंग. सो अगर हमारे पास कभी कोई एफआईआर आती है और उसमें कोई ऐसे ऑफेंसेस लगे हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो स्ट्रेट वे हम स्केड्यूल 2 को डिस्कस करते हैं. अब ये स्केड्यूल 2 है, सीआरपीसी के एंड पे एक स्केड्यूल 2 है, उसमें एक टेबल बताया गया है. अब उस टेबल में जितने भी पीपीसी के ऑफेंसेस हैं उन सब के रिगार्डिंग हर कॉलम में इंफॉर्मेशन दी गई है कि वो वहाँ से हम देखते हैं कि ये ऑफेंसेस की सज़ा कितनी है, इसका ट्रायल कहाँ पे होना है, ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल है. सो स्केड्यूल 2 को हम डिस्कस करते हैं. लेकिन जब बात आती है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के राज़ीनामा के रिलेटेड, अब उसमें कॉलम 6 और स्केड्यूल 2 में बताया गया हमें कि कौन सा ऑफेंस है वो बेलेबल कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है. ये उसमें हमें डिटेल मिल जाएगी हर ऑफेंस के आगे कॉलम नंबर 6 में. लेकिन क्वेश्चन अराइजेस कि क्या सिर्फ कॉलम नंबर 6 को स्केड्यूल 2 में डिस्कस करने के बाद हमें कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी? तो आंसर है नहीं. उसके लिए हमें सेक्शन 345 ऑफ सीआरपीसी उसको भी साथ कंसल्ट करना पड़ेगा. क्यों? अब वो रीज़निंग आगे जाके हम सेक्शन 345 में साथ साथ डिस्कस करेंगे. देखें, जो स्केड्यूल 2 है उसमें कुछ ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है वो कंपाउंडेबल है, यानी उनमें सुलह होनी है, कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं कर सकती किसी सूरत भी, कोर्ट ने देनी है. अभी सुलह हो गया, आपने कोर्ट में जाके बयान दिए, केस ख़त्म. लेकिन कुछ सिचुएशंस अब वो अगर हम स्केड्यूल 2 को ही देख लें, उसमें ये तो बता दिया गया कॉलम 6 में कि ऑफेंस कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है, लेकिन वहाँ पे ये नहीं बताया गया कि उस ऑफेंस को जो कंपाउंडेबल है ये राज़ीनामा वो कर कौन सकता है, कौन सा ऐसा पर्सन है जो इसमें राज़ीनामा कर सकता है. सो उसके लिए हमें सेक्शन 345 की तरफ आना पड़ेगा. अब सेक्शन 345 इसका सब सेक्शन 1 देखते हैं. द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द सेक्शंस ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड स्पेसिफाइड in the first two column of the table next following may be compounded by the persons mentioned in the third column of that table. तो यहाँ पे स्केड्यूल 2 में इस सब सेक्शन 1 में कह रहे हैं कि एक नीचे हम टेबल दे रहे हैं, इसमें जो ऑफेंसेस बताए गए हैं वो इन पर्सनस की तरफ से किए जा सकते हैं, इन पर्सनस की तरफ से राज़ीनामा किया जा सकता है. अब कौन से देखें, अब बहुत सारे इसमें जो टेबल में बताए गए हैं. पहली बात तो कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा, उसमें कोर्ट ने मानना ही मानना है. लेकिन इस टेबल में कुछ सेक्शंस बताए गए हैं. फॉर इंस्टेंस अगर देखें इस टेबल में 298 है, 341, 342 है, 352, 355. सो एक लिस्ट पूरी चलती है. अगर इन सब सेक्शंस को हम स्केड्यूल 2 में जाके कंसल्ट करें तो इनके आगे लिखा हुआ है कॉलम नंबर 6 में कंपाउंडेबल, यानी ये सारे जितने भी ऑफेंसेस हैं ये कंपाउंडेबल हैं. अब इनमें जो इस सब सेक्शन 1 में का बताया गया है बेसिकली कि कॉलम नंबर 3 को भी देखना है आपने कि कौन से पर्सन्स इसमें राज़ीनामा कर सकते हैं. मे बी कंपाउंडेड बाय द पर्सन्स मेंशन्ड इन द थर्ड कॉलम ऑफ दैट टेबल. अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 298 स्केड्यूल 2 में कंपाउंडेबल लिखा हुआ है. अब ये अटरिंग वर्ड्स एट्सेट्रा विद डेलिब्रेट इंटेंट टू वूंड द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन की मजहबी फीलिंग को अगर किसी ने डेलिब्रेटली उसको नुकसान पहुंचाया, उसको
इस किस्म की बात की है जिससे उसकी मजहबी फीलिंग जो हर्ट हुई है, तो ये ऑफेंस है 298 का। अब कॉलम नंबर 3 में कह रहे हैं द पर्सन हुज रिलीजियस फीलिंग्स आर इंटेंडेड टू बी वुंडेड, यानी जिस पर्सन की फीलिंग्स को हर्ट किया गया है वो जाके इसको कंपाउंड करेगा। इन सिंपल वर्ड्स ये सबसेक्शन 1 की हद तक ये सारे ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं। अब ये अगर दूसरा देखें इस टेबल में जो आ रहा है सबसेक्शन 1 वाले टेबल में, रॉन्गफुली रिस्ट्रेनिंग और कन्फाइनिंग, यानी किसी पर्सन को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया या कन्फाइन किया, सेक्शन 341 342 है, ये दोनों कंपाउंडेबल हैं, स्केड्यूल 2 में मेंशन है। यहाँ पे कह रहे हैं द पर्सन रिस्ट्रेन्ड और कन्फाइंड, यानी जिनको रिस्ट्रेन किया था, जिनको रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया था, ये वो पर्सन जाके इसमें करेंगे राजीनामा। सो ये इस सब सेक्शन 1 के टेबल में बेसिकली वो कह रहे हैं कि जाके देख लो कि कौन से पर्सन ने इनमें जाके राजीनामा करना है। अब देखें स्केड्यूल 2 में ये बातें नहीं मेंशन की कि राजीनामा किसने करना है, लेकिन 345 के सब सेक्शन 1 में बता दिया गया है कि ये पर्सन है स्पेसिफिक, इन्होंने करना है। अब ये था सब सेक्शन 1। अब सब सेक्शन 2 में यहाँ पे भी एक टेबल दिया गया है। यहाँ पे भी जो ऑफेंसेस हैं वो कंपाउंडेबल है, लेकिन यहाँ पे फिर थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द सेक्शंस ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट 2 कॉलम ऑफ द टेबल नेक्स्ट फॉलोइंग, यानी जिन नीचे जो टेबल दिया गया, मे with the permission of the court before which any prosecution for such offence is pending be compounded by the persons mentioned in the 3rd column of that table। तो इसमें भी इस सब सेक्शन 2 में भी जो टेबल है उसमें भी कुछ ऑफेंसेस बताए गए हैं, और यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जो ऑफेंसेस हैं उनमें कॉलम नंबर 3 में ये बता रहे हैं कि कौन से पर्सन्स उनको राजीनामा कर सकते हैं इन सेक्शंस में। लेकिन यहाँ पे कंडीशन डाली गई है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। दो ये ऑफेंसेस जो हैं कंपाउंडेबल हैं, मैंने पहले आपको कह दिया कि कंपाउंडेबल ऑफेंस में सुलह होनी, वहाँ पे कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसेक्शन 2 में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट बिफोर विच एनी प्रोसिक्यूशन फॉर सच ऑफेंस इज़ पेंडिंग, यानी जिस कोर्ट के सामने ये केस चल रहा है, अगर तो वो कोर्ट इजाज़त देगी तो राजीनामा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। दो ये ऑफेंसेस जो हैं वो कंपाउंडेबल हैं। अब अगर हम इसको देखें, एक मैं बात और ऐड कर दूं, स्केड्यूल 2 को अगर हम देखें तो वहाँ पे ऑफेंसेस के आगे लिखा हुआ है या तो वो कंपाउंडेबल होंगे या वो नॉन कंपाउंडेबल होंगे। इसके बाद जो तीसरी बात है 2 सेक्शंस में लिखी हुई है, एक अबैटमेंट के सेक्शन में, एक राइटिंग्स के जो ऑफेंस है उसके आगे लिखी हुई है। वहाँ पे ये कहा गया कि अकॉर्डिंग टू द ऑफेंस कमिटेड, यानी अबैटमेंट को अगर हम देखें कि जिस पर्सन ने अबैटमेंट की है और जो ऑफेंस चार्ज किया गया है उस ऑफेंस को देखा जाएगा कि अगर तो वो कंपाउंडेबल है तो अबैटमेंट कंपाउंडेबल मानी जाएगी, अगर वो नॉन कंपाउंडेबल है तो अबैटमेंट को भी नॉन कंपाउंडेबल कंसिडर किया जाएगा। सेम लाइक ये जो राइटिंग होती है, दंगे वगैरह करते हैं, इसमें भी जो ऑफेंस साथ अटैच हुआ है उसको देखा जाएगा कि अगर तो वो ऑफेंस किसी ने राइटिंग के दरमियान किसी को ज़ख्मी वगैरह कर दिया, अगर तो वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो सुलह नहीं होगी, ये राइटिंग भी नॉन कंपाउंडेबल कंसिडर किया जाएगा ऑफेंस। लेकिन अगर ऐसा ऑफेंस है जो कि कंपाउंडेबल है, जो इस राइटिंग के नतीजे में किया गया, तो फिर ये राइटिंग वाला जो ऑफेंस है ये भी कंपाउंडेबल होगा। सो ये डिपेंडेंट है उन ऑफेंसेस पे, अबैटमेंट और राइटिंग। ये स्केड्यूल 2 में अगर जाके देखें आप तो सेक्शन 109 और दूसरा ये सेक्शन 147 है, इनके आगे स्पेसिफिकली ये मेंशन किया गया, ये ऑफेंस पे डिपेंडेंट है ये 2 सेक्शन, कि अगर वो कंपाउंडेबल है तो ये भी कंपाउंडेबल है, अगर वो नॉन कंपाउंडेबल है तो ये भी नॉन कंपाउंडेबल है। इसके बाद स्केड्यूल 2 में जो 4th बात एक और लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है, कई ऑफेंसेस हैं जिनके आगे ये लिखा हुआ है कंपाउंडेबल व्हेन द कोर्ट गिव्स परमिशन बिफोर विच सच प्रोसिक्यूशन इज़ पेंडिंग, यानी वो कंपाउंडेबल हैं लेकिन जब कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि जिस कोर्ट के सामने वो केस चल रहा है फिर वो कंपाउंडेबल होंगे। अब अगर हम इस स्केड्यूल
को देखें जो ये सब सेक्शन 2 में दिया गया, सब सेक्शन 2 में कहा भी ये गया है कि ये ऑफेंसेस कोर्ट की इजाज़त, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो फिर कंपाउंडिंग इसमें सुलह वगैरह होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अब इस स्केड्यूल को देखें, पहला 147 है, अब इसके बाद 148 है, 302, अब 302 कत्ल की बात आ जाती है, कत्ल कंपाउंडेबल है। अगर हम वहाँ पे जाके भी देखें स्केड्यूल 2 में सेक्शन 302 तो उसके आगे लिखा है कंपाउंडेबल, लेकिन इसमें हमने स्केड्यूल 2 देखा और एक कत्ल का केस आया, हमने स्केड्यूल 2 देखा, वहाँ पे कंपाउंडेबल है, लिखी एक दरख्वास्त और जाके जज साहब को दे दी कि सर स्केड्यूल 2 में कंपाउंडेबल है, हमारा राजीनामा आप मान लो। ऐसे नहीं होगा, वहाँ पे वो अधूरी बात है। यहाँ पे फिर हमें आना पड़ेगा, इस टेबल को भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे सेक्शन 302 में किन की तरफ से कंपाउंडेबल है ये मेंशन किया गया, बाय द हेयर्स ऑफ द विक्टिम, जो भी विक्टिम था उसके डिसीज़ था उसके जो हेयर्स हैं वो कर सकते हैं कंपाउंड। और 303 है, इसके बाद इस ऑफेंस को भी यही कहा गया है, भी हेयर्स की तरफ से होगा। फिर 316, 324 द पर्सन, अब 324 होता है अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, किसी को मारने की अगर कोशिश की और वो बच गया हो, द पर्सन अगेंस्ट होम द ऑफेंस वाज कमिटेड, सिर्फ वही जाकर राजीनामा करेगा और कोई थर्ड पर्सन जाके नहीं शुरू हो जाएगा कि जी राजीनामा कर लो। सो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो इस टेबल में बताया गया है ये इसके साथ हमने जब राजीनामे में जाना है, अब 302 में हो गया कत्ल से रिलेटेड, अटेम्प्ट टू मर्डर उससे रिलेटेड 324 में, या फिर इससे आगे हर्ट के भी सेक्शन मेंशन किए गए हैं 337A, 337D। अब ये सारे हर्ट के हैं ऑफेंसेस, ये इन सब के सामने भी वहाँ पे स्केड्यूल 2 में सिर्फ इतना लिखा हुआ है भी ये कंपाउंडेबल है। फिर वही बात कि हमने जाके राजीनामा लिख के बयान अल्फी स्टेटमेंट वगैरह कोर्ट में जाके नहीं करना, जो स्केड्यूल 2 में लिख दिया है हमने यहाँ पे आके देखना है कि कौन से बंदे कर सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता, जो स्पेसिफिक पर्सन लिखे हुए हैं। अब ये हर्ट के केसेस में यहाँ पे लिखा है द पर्सन टू होम इज़ कॉज्ड, जिस पर्सन को वो हर्ट ज़ख्मी वगैरह किया गया उसकी तरफ से ये राजीनामा हो सकता है, और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो, अगर कोर्ट परमिशन देगी तो राजीनामा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। दो ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, इसमें ये जानने वाली बात है। जैसे इसकाते हमल है, इसकाते जनन 338 ए और सी वहाँ पे कंपाउंडेबल है, लेकिन यहाँ पे आगे बताया गया कि कौन इसमें राजीनामा कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर इसी स्केड्यूल में हम आगे देखें सेक्शन 343 है, उसके बाद 46 और जितने भी अगले सेक्शंस हैं इस टेबल में बताए गए हैं, हर्ट के बाद जितने भी सेक्शंस हैं 343 के बाद, उन सब को अगर हम जाके देखें स्केड्यूल 2 में तो वहाँ पे उनके आगे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है भी ये विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट होंगे, अदरवाइज़ इसमें नहीं होगा। इसमें आपको कोर्ट की इजाज़त लेनी पड़ेगी, कंपाउंडेबल है फिर भी आपको कोर्ट की इजाज़त लेनी पड़ेगी। कोर्ट ने असल में देखिए कत्ल का केस है, हर्ट का केस है, फिर ये जो आगे फर्दर इसमें बताए गए हैं, इनमें कोर्ट ने ये देखना होता है कि क्या ये राजीनामा जो कर रहे हैं किसी दबाव की वजह से तो नहीं कर रहे, इनसे ज़बरदस्ती तो नहीं करवाया जा रहा। इसलिए यहाँ पे कोर्ट की परमिशन लाजमी रखी गई है। कोर्ट देखती है भाई अगर ये है इसमें ऐसा कोई मसला है तो वो कहेगी नहीं कोई राजीनामा नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होगी, पार्टीज़ ने बता दिया कि जी हमारा जेन्युइन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो फिर कोर्ट इजाज़त देगी। कोर्ट की सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। इसीलिए स्केड्यूल, जब भी स्केड्यूल 2 को हम देखेंगे कत्ल हर्ट में और इन सारे सेक्शंस में ऊपर वाले में मैंने बता दिया सिर्फ कंपाउंडेबल है, लेकिन उसके बाद ये जो 343, 346 ये कन्फाइनमेंट चीटिंग से रिलेटेड है सेक्शंस, काउंटरफीटिंग ऑफ ट्रेड प्रॉपर्टी यूजिंग अ फॉल्स ट्रेड, ये जितने भी सेक्शन 509 तक 343 के बाद है, इनको आप स्केड्यूल 2 में भी जाके देख लेंगे तो वहाँ पे भी लिखा होगा कि कोर्ट की परमिशन ज़रूरी है, अदरवाइज़ इनमें सुलह नहीं होगी। सो ये जब भी हमने कोई ऑफेंस हमारे सामने आती है, FIR आती है और उसमें राजीनामा होता है, तो हमें स्केड्यूल 2 को भी देखना चाहिए, फिर सेक्शन 345 को भी देखना चाहिए कि क्या इनमें जो टेबल्स बताए गए हैं वो सेक्शंस कहीं इनमें तो नहीं फॉल हो रहा। तो फिर हमने देखना है कि कौन से पर्सनस ऐसे हैं जो कि राजीनामा कर सकते हैं, वो हमें डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। दो ये सारे ऑफेंसेस हैं। स्केड्यूल 1 वाले जो हैं
सॉरी जो सब सेक्शन 1 वाले हैं सारे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पे पर्सनस बताए गए हैं जिन्होंने जाके राजीनामा करना है। सेम लाइक सब सेक्शन 2 में भी आधे कंपाउंडेबल हैं, आधों के आगे स्केड्यूल 2 में लिखा हुआ है कि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, लेकिन यहाँ पे कोर्ट की परमिशन इन सारे सेक्शंस में जो कंपाउंडेबल भी हैं, कत्ल, हर्ट वगैरह भी, उनमें भी कोर्ट की परमिशन होगी, कोर्ट अलाउ करेगी तो राजीनामा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब इसके साथ जो सब सेक्शन 2A ऐड किया गया सेक्शन 2 के साथ, उसमें क्या कहा गया है, वेयर एन ऑफेंस अंडर चैप्टर 16। अब चैप्टर 16 जो है वो ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी यानी कत्ल, हर्ट वगैरह ये आ जाते हैं उस चैप्टर 16 में, PPC के में। Where an offence under Chapter 16 of Pakistan Penal Code has been committed in the name or on the pretext of कारोकारी, स्याहकारी और similar अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। अब ये स्याहकारी, कारोकारी, वो औरतों को मारना वगैरह, ये उस किस्म के अगर ऑफेंसेस होंगे, इस किस्म की प्रैक्टिस के अंडर किसी को कत्ल किया गया या हर्ट पहुंचाई गई है, तो उन सिचुएशन में सच ऑफेंस मे बी वेव्ड और कंपाउंडेड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज द कोर्ट मे डीम फिट टू इम्पोज विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जब इस किस्म के कोई कत्ल का केस है, कोई हर्ट का केस है, जिसमें कारोकारी, स्याहकारी, इस किस्म के प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए ये ऑफेंसेस कमिट किए गए हैं, तो यहाँ पे अगर कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ को कह रही है कि करना है, तो कोर्ट उसके साथ कुछ सर्टन कंडीशंस भी अटैच कर सकती है कि ये कंडीशंस हैं, और विद कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ की कंसेंट के साथ वो कुछ कंडीशंस भी अटैच करेगी, फिर वो कहेगी कि राजीनामा हो सकता है, नहीं हो सकता, वट एवर। सब सेक्शन 3, व्हेन एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेबल अंडर दिस सेक्शन, कोई भी ऑफेंस अगर, वो ये अबैटमेंट वाली बात यहाँ पे आ रही है, व्हेन एनी ऑफेंस इज कंपाउंडेबल अंडर दिस सेक्शन द अबैटमेंट ऑफ सच ऑफेंस और एन अटैम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस व्हेन सच अटैम्प्ट इज इटसेल्फ एन ऑफेंस मे बी कंपाउंडेड इन लाइक मैनर। वही है, अबैटमेंट और उसकी अटैम्प्ट भी जो है वो भी कहते हैं कंपाउंड की जा सकती है, लेकिन कंडीशन फिर वही आ जाएगी कि वो ऑफेंस पे डिपेंडेंट होंगे। सब सेक्शन 4, व्हेन द पर्सन हु वुड अदरवाइज बी कॉम्पिटेंट और कंपाउंड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज़ अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, कोई 18 साल से कम का बंदा है, इज़ एन ईडियट और ल्यूनेटिक, वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, ल्यूनेटिक है, एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा पर्सन जो कॉम्पिटेंट होगा कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने के, ऑन हिज बिहाफ, वो उस पर्सन के बिहाफ पे जो कि पागल है या अंडर 18 है, माइनर है, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कंपाउंड सच ऑफेंस, तो उसका कोई भी ऐसा पर्सन जो उसके बिहाफ पे अगर कोर्ट उसको परमिशन देगी तो वो किसी ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है। परमिशन ऑफ द कोर्ट ज़रूरी है, कोई भी गार्डियन, लेकिन उसके लिए ख़ुद भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये नहीं कि एक माइनर है उसके बिहाफ पे जो कॉन्ट्रैक्ट करने आया वो खुद पागल है या खुद उसकी उम्र 17 साल की है, नहीं, जो करने आ रहा है उसका गार्डियन है, उसको भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के। तो वो जितनी भी कंडीशन है, इनसेन ना हो, 18 ईयर से अबव हो, मेजर हो, वो सारी बातें आ जाती हैं। सो गार्डियन ऑन द बिहाफ ऑफ द माइनर और अ लूनेटिक वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है किसी ऑफेंस में। सब सेक्शन 5, व्हेन द अक्यूज्ड हैज़ बिन कन्विक्टेड, जब एक अक्यूज को सज़ा दे दी गई है, एंड एन अपील इज़ पेंडिंग, और अपील उसकी पेंडिंग हो, नो कॉम्पोजिशन फॉर द ऑफेंस शैल बी अलाउड विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट बिफोर विच द अपील इज़ टू बी हर्ड। देखें, एक केस था, वो डिसाइड हुआ, उसके बाद उसको सज़ा हो गई, फिर अपील फ़ाइल की गई। अब यहाँ पे अपील के स्टेज पे पार्टीज़ के दरमियान सुलह हो गई, तो यहाँ पे सब सेक्शन 5 में कह रहे हैं कि ये यहाँ पे सुलह जो हो तो गई है, ये ट्रायल कोर्ट ने जाके इसको अलाउ नहीं करना, आपको उस अपील वाली कोर्ट जो अपील को सुन रही है वो परमिट करेगी तो राजीनामा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। प्रोसीजर यही है, जब अपील के स्टेज पे होता है मैटर, तो फिर लाहौर जब हाई कोर्ट वगैरह में मैटर होता है, कोई अपील वगैरह सुनी जा रही होती है मर्डर के केसेस में फॉर इंस्टेंस, तो अगर अपील की स्टेज पे राजीनामा होता है तो हम कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा पार्टीज़ का राजीनामा हो गया, फिर कोर्ट भेजती है मैटर को ट्रायल कोर्ट के पास।
कि आप इसको एफिडेविट वगैरह वहाँ पे जमा करवाओ और देखो कि क्या ये राज़ीनामा जो हो रहा है ये अपनी मर्ज़ी से हो रहा है, कोई दबाव टॉर्चर वगैरह इस किस्म की बातों की वजह से तो नहीं ये राज़ीनामा कर रहे। फिर वो कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट होती है वो उस पर अपनी एक रिपोर्ट भेजती है हाई कोर्ट को, और फिर हाई कोर्ट उसकी बेस पे राज़ीनामा को अलाउ करती है या नहीं करती। ये प्रोसीजर होता है अपील की स्टेज पे। सो यहाँ पे यही कह रही है कि जो अगर अपील पे मैटर है तो फिर अपील कोर्ट ने फाइनली डिसाइड करना है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ को होना है या नहीं होना। 5A, अ हाई कोर्ट एक्टिंग इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स ऑफ रिवीजन। अगर हाई कोर्ट रिवीजन की पावर्स यूज़ कर रही है सेक्शन 3439 वाली, एंड अ कोर्ट और एक सेशन कोर्ट यूज़ कर रही है अंडर सेक्शन 439A, may allow any person to compound any offence which he is competent to compound under this section। तो वो रिवीजन की स्टेज पे भी हाई कोर्ट और जो सेशन कोर्ट है वो कर सकती हैं सब सेक्शन 5A के अंडर। सब सेक्शन 6, the composition of an offence under this section shall have the effect of an acquittal। इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि देखें जब राज़ीनामा आप करते हैं ना किसी पार्टी के साथ तो और आप कोर्ट में जाके उसमें कंपाउंड कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट ये होगा कि जो मुल्ज़म होगा उसकी एक्विटल हो जाएगी। ये नहीं होगा, आप ये नहीं हो सकता कि आपने राज़ीनामा किया है उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा सिरे से उसी केस को दोबारा आप शुरू करने के लिए दरखास्तें दो। एक दफ़ा राज़ीनामा हो गया, कोर्ट सेटिस्फाई हुई, उसके बाद फिर वो उसकी क्विटल होती है उस एक्यूज़ की। यही सब सेक्शन 6 में कहा है, द कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल हैव द इफेक्ट होगा ऑफ एन एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड विद होम द ऑफेंस हैज़ बिन कंपाउंडेड। तो वो उसकी इक्विटल है। सब सेक्शन 7, नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाई दिस सेक्शन, के कोई भी ऑफेंस को अगर कंपाउंड करना है तो उसको उसका प्रोसीजर जो है वो ये इसी सेक्शन 345 वाला अडॉप्ट किया जाएगा। अगर मैं आज की इस पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करूं तो जब कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की बात आएगी तो स्केड्यूल 2 को भी देखना है, सेक्शन 345 को भी देखना है। इसमें ये भी लिहाज करना है कि कौन कंपाउंड कर सकता है। कुछ ऑफेंसेस हैं जो वहाँ पे कंपाउंडेबल हैं जैसे कत्ल और हर्ट वगैरह। इवन देन सेक्शन 345 के अकॉर्डिंगली वो उन सेक्शंस में कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, दो वो कंपाउंडेबल। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगी अलाउ करेगी तो फिर सेम लाइक कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जैसे अबैटिंग और राइटिंग वगैरह, वो डिपेंडेंट होते हैं उस ऑफेंस पे। अगर वो कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है तो फिर उसको देखा जाएगा। इसी के सेक्शन 345 के सब सेक्शन 2 में जो स्केड्यूल दिया गया उसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, अगर हम स्केड्यूल 2 में जाके देखें तो उनके आगे स्पेसिफिकली मेंशन भी वहाँ स्केड्यूल 2 में भी किया गया है कि वो कंपाउंडेबल होंगे जब वो कोर्ट जिसके सामने वो मैटर पेंडिंग है वो उसकी परमिशन ग्रांट करेगी तो वो कंपाउंडेबल होंगे। प्लस फिर अपील में अगर मैटर है तो अपील वाली कोर्ट डिसाइड करेगी कि राज़ीनामा है या नहीं है। कौन कर सकता है? गार्डियन, बट उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए। और एक दफ़ा इक्विटल हो गई एक दफ़ा राज़ीनामा हो गया तो फिर वो ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि एक्यूज़ इक्विट टू है, दोबारा से रीट्रायल उसका नहीं किया जा सकता, उसी मैटर में इसको दोबारा नहीं घसीटा जा सकता। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। अब हमने पूरी इस वीडियो में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के रिगार्डिंग बात की कि जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, लेकिन जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं मैं उनके बारे में बात करना भूल गया, इसलिए ये जो पार्ट है अब मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ इसको ऐड करने के लिए कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में मैंने बात ही नहीं की। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की हद तक जब CRPC के स्केड्यूल 2 में किसी ऑफेंस के आगे लिख दिया गया है कि वो नॉन कंपाउंडेबल है तो उसमें कोई सुलह नहीं हो सकती। कोई CRPC में ऐसी प्रोविज़न नहीं है जिसमें एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में सुलह कर ली जाए। तो वहाँ पे इन प्रैक्टिस जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो यही होता है कि जो गवाह होते हैं, अगर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में पार्टीज़ की सुलह हो गई है तो जो गवाह होते हैं उनको अपने जो बयान आते हैं उनसे रिज़ाइल करवा के तो फिर एक्यूज़ को बरी करवाया जाता है। उसमें ये तरीका अडॉप्ट किया जाता है। बट CRPC में नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में सुलह नहीं हो सकती, कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है।
आई होप आपको आज की इस वीडियो में कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड काफ़ी मालूमात मिली होगी। थैंक यू वेरी मच जी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।